जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों। आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यहाँ पर हम लोग आज देखने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न। और इससे पहले आप लोग का 5 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। और ये वाला है आप लोग का छठा वीडियो, ठीक है। सभी को देख लीजिए भाई, इससे बाहर आप लोग का कहीं नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है ऋतु प्रवास। ऋतु परिवर्तन के अनुसार पशुओं के साथ पशुचारण एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यह गतिविधि ऋतु प्रवास कहलाती है। सर्दियों में मैदान की ओर तथा गर्मियों में पर्वतों की ओर प्रवास करते हैं। यानी जिस हिसाब से मौसम आता है उसी के अनुसार पशुचारक अपने स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए सर्दियों के मौसम में, यानी सर्दियों के मौसम में यहाँ पर मैदान की ओर जाते हैं तथा गर्मियों के मौसम में पर्वत की ओर यानी पहाड़ की ओर प्रवास करते हैं। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है, ठीक है। तो चलिए भाई यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है, यानी एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। क्या भाई, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए यहाँ पर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, नगरीकरण से क्या अभिप्राय है, यानी नगरीकरण किसे कहते हैं, यानी शहर से क्या अभिप्राय है, ठीक है। नगरी मतलब होता है शहरी होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है नगरीकरण का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्र से शहरी में लोगों का स्थानांतरण और शहरी क्षेत्र में रहने वाली आबादी की बढ़ती संख्या। नगरीकरण के कारण लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में आते हैं और शहरी जीवन शैली को अपनाते हैं। यह प्रक्रिया अक्सर आर्थिक अवसरों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश में होती है। देखिए नगरीकरण का मतलब ये हुआ, यानी गांव से लोग शहर की ओर क्यों जाते हैं, अपने काम के लिए, रोजगार के लिए जाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव भूगोल की दो शाखा के नाम लिखे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है मानव भूगोल की दो शाखा है, एक है आप लोग का आर्थिक भूगोल और दूसरा है सांस्कृतिक भूगोल, ठीक है। इतना सा लिख दीजिएगा। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भूमध्य सागर की कृषि में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग आंसर में लिख देना है भूमध्य सागरीय जलवायु में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें। जैसे कि यहाँ पर देखिए जैतून, अंगूर, खट्टे रसदार फल और कुछ अनाज शामिल है। यानी भूमध्य सागरीय कृषि में यानी खट्टे रसदार वाले फल की कृषि की जाती है, यानी खेतीबाड़ी की जाती है, ठीक है। इतना सा लिख दीजिएगा। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, जनसंख्या संगठन क्या है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को उत्तर में लिख देना है जनसंख्या संगठन, जिसके अंतर्गत जनसंख्या को वायु, लिंग, निवास स्थान, शिक्षा, जाति, भाषा, धर्म, व्यवसाय आदि के आधार पर वर्गीकृत कर उनकी विशेषताओं का ध्यान करते हैं, ठीक है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। यहाँ पर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो जीवाश्म ईंधन के नाम लिखे। तो एक हो जाएगा आप लोग का कोयला और दूसरा हो जाएगा पेट्रोलियम, ठीक है। दो जीवाश्म ईंधन का नाम लिख देना है, कोयला और पेट्रोलियम। यहाँ पर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, नियोजन को परिभाषित करें। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है नियोजन वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी लक्ष्य विशेष की प्राप्ति हेतु आवश्यक क्रियाकलाप का चिंतन एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना नियोजन कहलाता है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। यहाँ पर देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, इंटरनेट क्या है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को उत्तर में लिख देना है इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जो विभिन्न कंप्यूटर और डिवाइस को एक दूसरे से जोड़ता है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उपयोगकर्ता को विभिन्न प्रकार की जानकारी, सेवाओं और संसाधनों तक पहुंचाने की अनुमति देता है। देखिए जिस टाइम से इंटरनेट आया उस टाइम से हर चीज काम, ठीक है, हर चीज काम आसानी से हो जाता है और सूचना भी पहुंचाना आसानी हो गया, ठीक है। पहले चिट्ठी पत्र वाला काम था भाई, लेकिन आजकल इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे हर चीज हो रहा है, ठीक है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए ये वाला है आप लोग का 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए 3 महत्वपूर्ण उपाय का सुझाव दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए 3 महत्वपूर्ण उपाय। पहला पॉइंट लिख दीजिएगा यातायात और सार्वजनिक स्थानों पर हॉर्न बजाने के लिए प्रतिबंधित होना चाहिए, केवल पर्याप्त या सीमित समय के लिए ही बजाना चाहिए। यानी यहाँ पर यातायात का मतलब ये कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और बिना मतलब का हॉर्न बजा रहे हैं, उसे क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तो उसी को यहाँ पर बोला जा रहा है, यानी सीमित समय के लिए बजाना चाहिए, ठीक है। काम है तो भाई बजाओ, बिना मतलब का नहीं बजाओ। तो यहाँ पर बिना मतलब का बजाने से ध्वनि प्रदूषण होती है। तो देखिए भाई यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट में लिख दीजिएगा उद्योगों तथा कारखानों को अपने स्तर पर ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए ध्वनि रोधी प्रणालियों का उपयोग करना चाहिए। तीसरा पॉइंट में लिख दीजिएगा
ध्वनि नियंत्रण नियमों का पालन करना चाहिए। चौथा पॉइंट में लिख दीजिएगा सार्वजनिक समारोह में स्पीकरों को सीमित आवाज में बजाना चाहिए। ठीक है, तो इतना सा लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए पांचवा पॉइंट में लिख दीजिएगा शोर को कम करने के लिए कार के बजाय साइकिल या इलेक्ट्रिकल वाहनों जैसे परिवहन के वैकल्पिक साधन का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो इतना सा लिख दीजिएगा। वाणिज्यिक पशुधन पालन की किन्हीं 3 विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है वाणिज्यिक पशुधन पालन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पशुओं को व्यावसायिक रूप से पाला जाता है ताकि उनके उत्पादों से जैसे कि दूध, मांस और उनको बाजार में बेचा जा सके। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। यानी वाणिज्यिक पशुधन पालन का मतलब ये हुआ लोग पशुओं को पालते हैं और उससे जो भी उत्पाद होता है जैसे कि दूध, मांस या फिर पशु भी बड़ा हो जाता है या फिर छोटा रहता है तो उसको भी बेच देते हैं। क्यों बेचते हैं भाई? पैसा कमाने के लिए। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए वाणिज्य पशुधन पालन की 3 विशेषता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को पहला पॉइंट में लिख देना है व्यावसायिक उद्देश्य। पशुधन पालन का मुख्य उद्देश्य पशुओं की उत्पादक को बाजार में बेचकर लाभ कमाना होता है। यानी जो भी पशुओं से मिलता है उत्पाद, ठीक है, उसको बेचकर लाभ कमाना मेन मुद्दा होता है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट में लिख दीजिएगा पैमाने की अर्थव्यवस्था वाणिज्य पशुधन पालन में बड़े पैमाने पर पशुओं को पाला जाता है जिसे उत्पादन लागत में कमी होती है और लाभ बढ़ जाता है। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा विशेषज्ञ और प्रौद्योगिकी का उपयोग वाणिज्यिक प्रधान पशुपालन में विशेषज्ञ और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है ताकि पशुओं की देखभाल और उत्पादन में सुधार हो सके। तो इतना सा आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप लोग एक क्वेश्चन आता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में अंतर पूछ सकता है या फिर यहाँ पर लिखल रहेगा परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में वर्णन करें। ठीक है, वर्णन कहेगा तो इसको लिख दीजिएगा और अंतर वाला आप लोग मैं एक वीडियो दे चुका हूँ उसमें बताया गया है। ठीक है, उसको आप लोग लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वह है जिनका इस्तेमाल प्राचीन समय से किया जा रहा है। ये आमतौर पर गैर नवीकरणीय स्रोत होते हैं। इनके निर्माण में हजारों साल लगते हैं। इनका अत्यधिक इस्तेमाल करने से इनके खत्म होने का खतरा रहता है। यानी परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है, यानी इसको अत्यधिक यूज करने से इस्तेमाल करने से खत्म होने का खतरा रहता है जिसे हमारे जो आने वाले पीढ़ी है उनके लिए समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सोच समझ के यूज करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए कोयला, ठीक है, कोयला कभी भी समाप्त हो सकता है। दूसरा में देखिए पेट्रोलियम, ये भी भाई। यहाँ पर तीसरा में देखिए प्राकृतिक गैस, ये भी कभी भी समाप्त हो सकता है। ठीक है, चौथा में देखिए यहाँ पर उपला यानी सूखा गोबर, ठीक है, ये कभी भी समाप्त हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, घोषित बस्तियों की प्रमुख विशेषज्ञता का वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है घोषित बस्तियां एक प्रकार की बस्ती होती है जिसमें घर और अन्य भवन एक दूसरे के पास में स्थित होते हैं। तो इतना सा आप लोग लिख दीजिएगा घोषित बस्तियों की प्रमुख विशेषता। तो देखिए भाई यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट में लिख दीजिएगा घनी आबादी। घोषित बस्तियों में आबादी घनी होती है जिस घर और अन्य भवन एक दूसरे के पास में स्थित होता है। यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट में लिख दीजिएगा संगठित विकास। घोषित बस्तियों का विकास अक्सर संगठित होता है जिसे सड़क, नलियों और अन्य बुनियादी सुविधाएं अनुपस्थित या अपर्याप्त होती है। तो इतना सा लिखिएगा। यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट में लिख दीजिएगा घोषित बस्तियों में सामाजिक और आर्थिक विविधता होती है जिससे विभिन्न प्रकार के लोगों और व्यवसाय एक साथ रहते हैं। चलिए भाई यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट में लिख दीजिएगा घोषित बस्तियों में पर्यावरण समस्याएं होती है जैसे कि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और कूड़ा कचरा। पांचवा पॉइंट में लिख दीजिएगा प्रबंधन की समस्याएं। बस्तियों में सार्वजनिक सेवाओं की कमी होती है जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस सेवाएं। भूमि की कमी होती है। छठा पॉइंट में लिख दीजिएगा सड़कों और नलियों की खराब स्थिति भी होती है घोषित बस्तियों में। यहाँ पर देखिए इन विशेषताओं के कारण उचित विशेषता घोषित बस्तियों में रहने वाले लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इतना सा आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सड़क परिवहन के 3 लाभ लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आप लोग आंसर में लिख देना है सड़क परिवहन के 3 लाभ। पहला पॉइंट में लिख दीजिएगा लचीलापन। सड़क परिवहन में वाहनों को कभी भी और कभी भी चलाया जा सकता है जिसे यह परिवहन का एक लचीला साधन है। तो इसको इतना सा लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कम लागत। सड़क परिवहन की लागत अन्य परिवहन साधनों की तुलना में कम होती है खासकर छोटी दूरी के लिए। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट में लिख दीजिएगा व्यक्तिगत सुविधा। सड़क परिवहन में व्यक्तिगत वाहनों का उपयोग किया जाता है जिससे यह परिवहन एक
व्यक्तिगत और सुविधाजनक साधन है। ठीक है, इतना सा लिखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, वर्षा जल संरक्षण की किन्हीं 3 विधियां लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है वर्षा जल संरक्षण की 3 विधियां। पहला पॉइंट में लिख दीजिएगा वर्षा जल संचय टैंक एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वर्षा जल को इकट्ठा करके टैंक में संग्रहित किया जा सकता है। इस जल का उपयोग बाद में सिंचाई, घरेलू उपयोग और अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। यानी वर्षा के जल को एक जगह जमा करने से या अगर टैंक में जमा कर देने से यानी अन्य उपयोग के लिए जैसे कि सिंचाई के लिए, घरेलू उपयोग के लिए बाद में किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट में लिख दीजिएगा भूजल यानी पुनर्भरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्षा जल को भूमि में प्रवेश करने के लिए उत्साहित किया जाता है। इससे भूजल स्तर में वृद्धि होती है और जल संकट की समस्याएं कम होती है। तो देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट में लिख दीजिएगा हरित क्षेत्र वर्षा जल को संचयन एक ऐसी विधि है जिसमें पेड़ पौधों और अन्य हरित पौधों को लगाकर वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है। इससे जल संचय के साथ साथ वायु प्रदूषण भी कम होता है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय कृषि की किन्हीं 3 प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। और ये वाला क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग का 2022 में भी आया है, 23 में भी आया है और 24 में भी आया है और ये वाला क्वेश्चन 25 में भी आने वाला है। ठीक है, इसलिए आप लोग ये वाला क्वेश्चन को एकदम याद कर लेना है भाई। तो यहाँ पर देखिए उत्तर में लिख दीजिएगा भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या। देखिए यहाँ पर पहला में लिख दीजिएगा जल संकट। भारतीय कृषि में जल संकट का एक प्रमुख समस्या है। देश में जल संसाधनों की कमी और उनके असमान वितरण के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित होती है। देखिए भारतीय कृषि के लिए जल का समस्या बहुत होती है जिससे उत्पादन में बुरा प्रभाव पड़ता है, खेती बाड़ी करने में बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इतना सा लिख दीजिएगा। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा मिट्टी का क्षरण और उर्वरता में कमी भारतीय कृषि में एक प्रमुख समस्या है। मिट्टी का क्षरण और उर्वरता में कमी के कारण उत्पादन प्रभावित होती है और मिट्टी की गुणवत्ता भी खराब होती है। देखिए लोग आजकल ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में जो खेती करते हैं उसमें तरह तरह के कीटनाशक दवा या फिर खाद देते हैं जिससे हमारे जमीन धीरे धीरे उपजाऊ शक्ति कम होते जा रही है, बंजर होते जा रही है। ठीक है, जिससे यहाँ पर उत्पादन में यानी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट में लिख दीजिएगा भारतीय कृषि में कृषि उत्पादों की मूल्य स्थिरता की कमी एक प्रमुख समस्या है। कृषि उत्पादों की मूल्य स्थिरता के कमी के कारण किसानों को अपने उत्पादों के लिए उचित मूल्य नहीं मिलता है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। देखिए किसान तो मेहनत करते हैं, भरपूर मेहनत करते हैं, लेकिन किसान अपने बीज को, अपने फसल को अच्छा कीमत पर, अच्छा मूल्य पर नहीं बेच पाते हैं। ठीक है, ये सभी को आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।